ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के इस कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ ब्रिस्बेन में एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन सम्मेलन जो है वो चल रहा है, जिसमें कई देश जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं, ख़ास करके एशिया पैसिफिक के, और कई शख्सियतों से मिलने का यहाँ मौका मिल रहा है। यहाँ आपदा प्रबंधन की बात हो रही है, यहाँ पर जो है हेल्थ रिस्क मैनेजमेंट की बात हो रही है, रिस्क गवर्नेंस की बात हो रही है, बहुत सारी बातें हैं। जैसा कि आपको विदित है कि कई कारणों से, जिसमें जलवायु परिवर्तन भी एक कारण है, आपदाएं जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और लोगों की जानो माल का नुकसान हो रहा है। और यहाँ पर कई शख्सियतों से मिलने का मौका मिल रहा है, और उसमें से एक शख्सियत आज हमारे साथ जो है वो है असलम परवेज़ साहब, जिनका ताल्लुक़ जो है, जिनका संबंध जो है वो है एशियन डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर यानी कि एशिया आपदा प्रबंधन केंद्र से है। एक बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करती है। उसके विभिन्न जो और दूसरे जो डिपार्टमेंट है उनको लेकर के काम करते हैं। बहुत बहुत मैं स्वागत करना चाहूँगा मेरे इस चैनल के ऊपर। असलम साहब, आप दिल्ली में रहे काफ़ी अरसा, आपने AMU यानी आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपनी शिक्षा आपने प्राप्त की। पहला जो प्रश्न मेरे जहन में आता है वो ये है कि आपदा प्रबंधन की तरफ आपका रुझान क्यों हुआ? जी, सबसे पहले तो धन्यवाद एंड नमस्कार। जाहिर है मैं यहाँ एशियन डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर को रिप्रेजेंट करने आया हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो हम लोग लेकर के आते हैं वो अपने मूल जहाँ से हम रहने वाले हैं। तो मैं एक्चुअली बिहार किशनगंज का रहने वाला हूँ, और मेरी पढ़ाई जो है वो ज़ाहिर है अलीगढ़ में हुई, और फिर दिल्ली में प्लानिंग कमीशन, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, UN में काम करने का मौका मिला। असल में जो हमारा उड़ीसा में सुपर साइक्लोन 1999 में जो हुआ था वो एक्चुअली टर्निंग पॉइंट मेरे अपने लाइफ में था। तब हमें ऐसा लगा कि हम जो है कुछ इस तरह का काम करें जिससे कि लोगों की सेवा डायरेक्ट कर सकें, एंड वहाँ से एक बड़ी हमारी ख्वाहिश थी कि उसको जो है कि उसके बाद हमने अपनी पढ़ाई ख़त्म करी। और फिर जब 2001 में जब गुजरात का अर्थक्वेक हुआ तो उस वक्त मुझे कुछ वॉलंटियरिज्म का काम करने का मौका मिला, और फिर वहाँ से मेरा सफ़र जो है आपदा प्रबंधन की तरफ शुरू हुआ और आज तक कंटिन्यू है। आपदाएं और उनका प्रबंधन, देखिए खासा एक मुश्किल विषय है। मैं बताऊं इस चीज़ के लिए, ख़ास करके जो हमारा बर्रे सगीर पड़ता है, हमारा जो साउथ एशिया जो एक मुल्कों का समूह जो है, आपदाएं तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। जैसे एक पूरे दशक की मैं बात करूं, पिछले 10 साल की बात करूं, आपदाओं से भरा हुआ था, लेकिन पिछले 3 सालों की बात की जाए तो कोविड को लेकर के या कोविड को छोड़ करके आपदाएं जो है वो नज़र आ रही हैं। यानी मूल रूप से ये लगता है कि आपदाओं से निपटना कैसा है गवर्नमेंट्स के लिए, कम्युनिटीज़ के लिए, लोगों के लिए, ये एक पहला और मुख्य विषय हो चुका है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, देखिए कुछ चीज़ें हमारे संबंध में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कई बार आपदाओं का प्रबंधन जो है वो गवर्नेंस के साथ भी जुड़ता है, गवर्नमेंट्स के साथ भी जुड़ता है। ऐसा क्या कारण है, हम जो साउथ एशिया वाले हैं वो हम पीछे क्यों हैं? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हम पीछे हैं। हाँ, हमें बहुत हद तक अपने आप को जो है उन देशों के तरह जिनको हम अब एक मापदंड की तरह देखते हैं, यानी कि पूर्वोत्तर के जो कंट्रीज़ हैं या जो वेस्ट के जो कंट्रीज़ हैं या यूरोप के हैं, उस पर लाना होगा। उसके लिए जो सबसे बड़ी चीज़ हमारे यहाँ जो एक गवर्नेंस में देखी जाती है वो ये है कि गवर्नेंस विद अकाउंटेबिलिटी वो जो है कुछ हमारे यहाँ कम पाई जाती है। हमारे यहाँ के सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके फॉलोअप्स कैसे हों, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो स्टेजेस हैं उस पर कितनी ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी रखी जाए, वो थोड़ी सी कम पाई जाती है। इंडिया में इस वक्त हम ख़ास तौर से देखते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे स्कीम और जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड के स्कीम आते हैं, कहीं ना कहीं हम उसको पाते हैं कि जब वो इम्प्लीमेंट होती हैं वहाँ कुछ खामियाँ, वहाँ कुछ जो है कमियाँ रह जाती हैं, जिसका भुगतान फिर आपदाओं के शक्ल में हमें देखना पड़ता है। जैसे आपने अभी बेंगलोर में देखा, और तरह तरह की चीज़ें टीवी पे आती हैं, लेकिन यहाँ सोचने की एक ज़रूरत है कि एक सिटी जिसको कि सिलिकॉन सिटी के मापदंड पे बनाया गया, आज अचानक वहाँ बाढ़ की वजह से हमने देखा कि काफ़ी उन्हीं जगहों पे
परेशानी हुई, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एक इम्प्लीमेंटेशन में हमारी थोड़ी सी जो है वो कोताही या अकाउंटेबिलिटी की कमी रह जाती है, जिसकी वजह से हमें उसको आपदा के शक्ल में, अदरवाइज़ बाढ़ और पानी तो का बहाव तो हमेशा से रहा है, लेकिन उसके जो मैनेजमेंट में जो हमें अपने स्ट्रक्चर्स, हमें अपने इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग करनी चाहिए इम्प्लीमेंटेशन के टाइम, उसमें थोड़ी सी देरी हो जाती है, जिसके वजह से ये हमें भुगतान जो है वो भुगतना पड़ता है हर साल 2 साल कहीं न कहीं किसी न किसी कारण। अच्छा, आपदाओं की जो एक्सट्रीमिटी है, आई मीन जो वेदर की एक्सट्रीमिटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आप ये देखिए कि मानिए जहाँ बारिश जो थी वो मान लीजिए मतलब दर्जों के हिसाब से हुआ करती थी, अभी वहाँ पर ऐसा है कि ऐसा लगता है कि मानो दसियों बाल्टियाँ जो है आपने एक साथ उड़ेल दी हुई हैं और पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। बंगलोर में भी उसी तरह की जो है सिलसिले जो हैं वो शुरू हुए। दूसरे थोड़े पड़ोसी मुल्कों की भी बात मैं करना चाहूँगा। देखिए, बांग्लादेश की बात अगर हम करते हैं, नेपाल की अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान की अगर हम बात करते हैं, नेपाल का तो हिमालयी क्षेत्र है, हिमालय की फ्रेजिलिटी तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो हम अपने देश उत्तराखंड में भी और हिमाचल प्रदेश में भी हम देख रहे हैं, लैंडस्लाइड्स जो हैं वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, एक के बाद जो है वो हो रहे हैं। और पाकिस्तान का देखिए कि अभी जितना जो सैलाब ने जितना नुकसान किया वो वाकई में वो बहुत बड़ा था, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात फिर आकर के यहाँ पर आ जाती है कि आपदाओं के प्रबंधन के लिए अभी क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, खास करके हमारा जो बर्र-ए-सगीर पड़ता है। मैं इसको ऐसे रिलेट करूँगा कि जो जलवायु परिवर्तन की हम बात करें, क्लाइमेट चेंज की, ये एक नेचुरल फेनोमेना है। इसकी एक्सट्रीमिटी देखी जाती है जहाँ जहाँ हमने जो है अपने डेवलपमेंट पैटर्न्स को जो है वो अपने कंट्रोल में नहीं रखा, वहाँ ये एक्सट्रीमिटी बढ़ती है। अगर हम देखें इसको गवर्नेंस के हिसाब से, तो सबसे बड़ी बात जो इस वक्त ये है कि जो इन्वेस्टमेंट हमें आज करनी चाहिए वो इन्वेस्टमेंट हम 10 साल के बाद करते हैं, और वो 10 साल का जो गैप है वो 50 साल 75 साल में। उस वजह से मैंने ये देखा कि अब जो भारत सरकार, ख़ास तौर से जो अभी हमारा UNFCCC में जो हमने रिवाइज जो है एक कमिटमेंट दिया है नेट ज़ीरो 75 का, वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है हमारे लिए, इसलिए कि इंडिया ने अब जा कर के ये डिसाइड किया कि अगले 50 साल के अंदर हमको किस तरह से जो है कार्बन न्यूट्रलिटी लानी है, अपने सिस्टम्स को अच्छा करना है। ये एक बहुत अच्छा कदम है, लेकिन हर साल की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो चेंज होती रहनी चाहिए। हमारे यहाँ दिक्कत होती है कि हम एक प्रायोरिटी जो है वो अब ले लेते हैं और वो पिछले 20 साल 10 साल तक उसको रखते हैं। आई थिंक प्रायोरिटीज कंटिन्यूसली शुड बी अपग्रेडेड एंड अपडेटेड, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि आपके नीदरलैंड, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट पर्टिकुलरली फ्लड मैनेजमेंट को लेके करती हैं कि वो हमेशा अपडेट करते रहते हैं बेस्ड ऑन उनके जो प्रीवियस डेटा हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे गवर्नेंस सिस्टम में जो फ्रीक्वेंट अपडेशन ऑफ द प्रायोरिटीज़ वो होनी चाहिए, और अगर वो होगी तो हम बहुत हद तक जो है मैनेजिंग द क्राइसिस वो हमारे लिए आसान हो जाएगी। इतनी इकोनॉमिक लॉसेस नहीं होंगी जितनी अभी हो रही हैं। असलम साहब, एक बात तो माननी पड़ेगी कि भारत ने जो नए इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसमें मैं आपको बताऊं कि जैसे सोलर का जो है, मतलब जो टारगेट सोलर का है, वो कार्बन फुटप्रिंट को मैनेज करने के लिए इतने गीगाबाइट का, और वो इम्प्लीमेंट हो रहा है ना इसमें। दूसरी बात जो देखनी पड़ेगी उसमें, जैसे अभी मैं रिसेंटली देख रहा था कि कार्बन स्क्वेस्ट्रेशन का जो है सिलसिला वो शुरू हो गया, और लेजिस्लेशन उन्होंने लेके रखी है कि जैसे रिफाइनरी है या बाकी कार्बन मीटिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको ये 20% का अलग से जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिसमें जो कार्बन एमिशंस का लिक्विफिकेशन और फिर उसका जो उसका मैनेजमेंट है वो उसका करना होगा। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें और भी भारत लेकर के आया है, और एक पहल है, एक बहुत बड़ी पहल है इस चीज़ के लिए कि अभी इस चीज़ की सोच बड़ी पुख्ता तरीके से ये हो गई है कि ये जलवायु परिवर्तन के इन असरातों को रोकना जो है वो बहुत ज़रूरी पड़ेगा। थोड़े सा इसका कमेंट मैं चाहूँगा, आप किस तरह से देखते हैं कि भारत की ये उपलब्धियाँ जो हैं, उसके बाद हम ADPC के बारे में बात करेंगे। थैंक यू। मैं खुद भारत में जितना सीखा आज मैं पूरे विश्व में या एशिया एंड पैसिफिक में उसको अप्लाई करता हूँ। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी कमी है
जो ये है कि हम जनरली जो अपनी उपलब्धियां हैं उसको प्रोपगेट करने में बहुत ही अपने आप को जो है कंजर्वेटिव रखते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर चीज़ें ख़ास तौर से जो इस वक्त पब्लिक स्पेस में आती हैं वो कमियों की तरफ ज़्यादा हैं। आप अगर उपलब्धियों की तरफ देखें और पिछले 20 साल का आप अगर डेटा देखें इंडिया का, तो आप ये पाएंगे कि हमारा सिस्टम जो है वो कई कंट्रियों से बहुत अच्छा अपग्रेड हो गया। हमारे कमिटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त जो लीडरशिप हमारे यहाँ पर है वो उनका एक लॉन्ग टर्म विज़न है। और उसको मैं इस तरह से आपको बताऊंगा कि जिस तरह से अभी इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस के ऊपर में जो फोकस डाला है और जिस न सपोर्ट जो है हमारे CDRI कोalition फॉर डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्लोबली मिल रहा है, इससे पहले हमारी इंटरनेशनल अलायंस फॉर सोलर को जितना मिला है, ये चीज़ें हम ग्लोरीफाई कर नहीं पाते हैं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि यहाँ इस मीटिंग में ख़ास तौर से मेकिंग डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जितनी बातें हो रही हैं उसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा लीडरशिप रोल पे डिस्कशन हुआ है। तो मैं ये ज़रूर अपने सारे दोस्त और हमारे जितने कंटेम्प्रेरीज डिफरेंट जगहों पे काम करते हैं उनको यही कहूँगा कि ये दिस इज़ अ टाइम फॉर अस टू आल्सो लुक एट द लीडरशिप ऑफ इंडिया इनटू एशिया एंड द पैसिफिक। और उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर में एक लुक ईस्ट करके एक पॉलिसी है और मैं तो उसका एक बहुत बड़ा प्रमोटर हूँ। मैं जहाँ जहाँ भी ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में काम करता हूँ मैं वहीं लेके जाता हूँ कि इंडिया के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, पर्टिकुलरली जो NDRF का एक्सपीरियंस है, हमारे जो वॉलंटियर ग्रुप्स का एक्सपेंडिचर, हमारे जो रिलीजियस एंड फेथ बेस्ड ग्रुप का जो एक कंट्रीब्यूशन है उसको आगे ले जा कर के और लोगों के सामने में रखने की ज़रूरत है। उससे हमें बहुत हद तक जो है दूसरों को भी सक्षम बनाने का या जो हमारे पड़ोसी देश हैं ख़ास तौर से उनको इन्फ्लुएंस करने का बहुत मौका मिलेगा, जो अभी हम उस पर कम कर पाते हैं। अभी आप बतौर आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो काम कर रहे हैं एशियन डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर के साथ। बहुत बड़ी संख्या जो कि बहुत जो लेकर काम कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो अर्बन रेसिलिएंट प्लान बहुत अच्छा है, यानी बढ़ते हुए शहरों का जो विस्तार है उसमें कैसे आपने सस्टेनेबिलिटी ला सकते हैं। और भी इसी तरह की आपका जो हेल्थ रिस्क मैनेजमेंट आपका जो प्रोग्राम चल रहा है। तो ये बताइए कि जो ADPC जो है वो कैसे काम करता है, किस तरह से ख़ास करके ये जो हमारे साउथ एशियन देश जो है किस तरह से ये फोकस करता है और किस तरह से ये जो है अवेयरनेस वहाँ ला रहा है। एशियन डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर जो है इस वक्त एक इंटरनेशनल ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि 9 चार्टर मेंबर कंट्रीज़ है। इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, तो इंडिया एक मेंबर है। हमारा जो मेन काम है वो ये है कि लोगों को आपदा के आने से पहले या सरकार को आपदा के आने से पहले वो कौन कौन सी कैपेसिटी डेवलपमेंट या फाइनेंसिंग या इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है उस पे हम ज़्यादा काम करते हैं। हमारी संस्था जो है वो आपदा के होने पर फ़ौरन फील्ड पे नहीं जाती है। हमारा काम है आपदा से पहले जितने तरह काम, और वो एक बहुत ही लॉन्ग टर्म विजनिंग का काम होता है। इस वक्त जो है एशियन डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर में हम लोग कुल 150 लोग हैं और हमें काफ़ी गर्व है कि उसमें कम से कम 25 जो हैं वो हमारे भारतीय भी हैं। और एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हम लेकर के आते हैं, हमारे टेक्नोलॉजी, हमारे सोशल साइंस एंड हमारे अर्बन रेजिलियंस की जो स्टडीज़ इंडिया की हुई हैं। तो हम लोग जनरली अर्बन रेजिलियंस, हेल्थ, क्लाइमेट रेजिलियंस, रिस्क गवर्नेंस के ऊपर में काम करते हैं। और मेन काम करने का जो मेन फोकस है कि किस तरह से सरकारों को, किस तरह से डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ की कैपेसिटी को जो है फर्दर स्ट्रेंथन किया जाए। हम लोग नॉन गवर्नमेंट के साथ भी काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी काम करते हैं, लेकिन मेन हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट की प्रायोरिटीज़ गवर्नमेंट सेक्टर में कैसे जो है वो आगे बढ़े। उसका एक बहुत बड़ा काम हमारा मीडिया के साथ भी है कि हम लोग मीडिया के साथ मिल कर के जगह जगह जा कर के मीडिया के लोगों को भी ट्रेन करते हैं कि वो कैसे रिपोर्टिंग करें। और एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन हमारा ABU के साथ में भी है और उसके जो मेंबर्स हैं, और हम काफ़ी उसके लिए दूरदर्शन को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि उससे भी हमारा एक काफ़ी पोर्टफोलियो बढ़ता है।
एक बात आखिर में कहना चाहता हूँ कि पिछले 35 साल से हम लोग आपदा प्रबंधन के ऊपर में, प्रिपेयर्डनेस के ऊपर में सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। उसका एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि हमने एक लॉन्ग कैडर ऑफ प्रोफेशनल्स जो हमने इन्फ्लुएंस किया वो बनी हुई है। सरकारों में एक अच्छा सिस्टम बन गया है। अब उसके एग्जीक्यूशन के ऊपर में सरकारों को अपने अपने इन्वेस्टमेंट के साथ काम करना चाहिए, और हम एडीपीसी हमेशा तैयार रहते हैं किसी भी सरकार के साथ, और हम किसी भी सरकार से पैसा नहीं लेते हैं उस काम करने का। हम किसी डेवलपमेंट डोनर एजेंसीज़ के पास जाते हैं, वहाँ से पैसे लाते हैं, लेकिन काम हम जो है वो सरकार के सिस्टम को मजबूत करने के लिए करते हैं। असलम साहब, ये बात तो माननी पड़ेगी कि देखिए, जो डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस जो है रिस्पांस और रिकवरी में, वो बहुत ज़्यादा मदद करती है, और भारत में अभी ये हो चुका है। अब देखिए कि लॉस ऑफ लाइफ और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो बहुत कम हो चुका है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि नॉर्थ ईस्ट के अभी फ्लड जो यहाँ पर आए हैं, तो जो डेथ टोल था वो बड़ा मिनिमम था। तो उसकी जो आप ह्यूजनेस को देखते हुए बड़ा कम था। तो अभी भारत को आप आपदा प्रबंधन के दर्जे के कौन से दर्जे में रखते हैं? मैं तो कहूँगा कि भारत इस वक्त इस पोजीशन में है कि एशिया पैसिफिक और बल्कि एट द ग्लोबल लेवल पे एक लीडिंग एग्जाम्पल हो सकता है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्रिपेयर्डनेस। मैं प्रिवेंशन पे अभी इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ कि चूँकि हमारे यहाँ हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है, और उसको अगर आप देखें तो कई देश उसमें समा जाते हैं। आप उससे हिसाब से कंपेयर करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत कमियाँ हैं, लेकिन आप अगर देखेंगे जो इन्वेस्टमेंट है प्रिपेयर्डनेस के अंदर में, $7 बिलियन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कमिटमेंट है प्रिपेयर्डनेस के ऊपर में, कि लोगों की कैपेसिटी, इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं की कैपेसिटी बढ़ाई जाए। ये एक बहुत बड़ा काम है। अब इसका रिज़ल्ट हमें देखने को मिलता है जब कोई डिज़ास्टर हो जाते हैं। आपने देखा सक्सेसिव साइक्लोन जो गुजरात में, उड़ीसा में जो आए हैं अभी, उसमें आपने देखा कि किस तरह से बोथ लॉस ऑफ लाइफ एंड लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को रिड्यूस हुआ। इसको हमें देशव्यापी उस पर लाना है। अभी भी हमारे ज़ाहिर है कुछ जगहों पर कमियां हैं, उसके बारे में हमने आपसे पहले बात कर रखी है, लेकिन मैं इस वक्त ये मान के चलता हूँ, मैं खुद 20 कंट्री में काम करता हूँ, जहाँ के साल में एक बार मैं ज़रूर जाता हूँ। वो लोग बड़े ये हैं कि जो इंडियन एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्टीज़ हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस के ऊपर में, वो कहते हैं कि वो हमारे यहाँ आएँ और काम करें। तो मुझे तो काफ़ी गर्व है कि मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। मैं चूँकि अकेला इंडिया का एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ मैनेजमेंट पे, लेकिन हमने काफ़ी इस तरह की इन्वायरमेंट क्रिएट की हुई हैं कि हमारा कोलैबोरेशन जो भारत सरकार से है, गुजरात, बिहार, उत्तराखंड, केरला एंड तमिलनाडु के साथ में हमारे MOUs हैं, जहाँ हम एक बगैर किसी पैसे के उनके साथ में काम करते हैं। उनके तरफ से भी हमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है, लेकिन कभी हमने उनसे जो है किसी कंसल्टेंसी की बात नहीं की। तो इससे हमें काफ़ी गर्व है कि हमारी जो एक्सपर्टीज़ है वो काफ़ी यूज़ हो रही है। असलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका, आपने अपना वक्त दिया, और बहुत अच्छी बातें आपदा प्रबंधन को लेकर के हुई, और मैं यही आशा करता हूं कि इसको हम आगे बढ़ाएंगे, और आपसे और मतलब दूरदर्शन के दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। ये थे असलम परवेज़ साहब, जो बातचीत कर रहे थे यहाँ ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया से। It is my great pleasure to introduce Jessica Sai. I must share with you that yesterday we have an award ceremony here in the Brisbane Convention and Exhibition Centre, where Asia Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction is on. And we had a gala party over there, and this was to give award to the rising star, but I didn't know that the star would emerge from India. So welcome, Jessica. Welcome to my channel. A lot of people are now seeing you in India, and there was this rising award was from India to Homlata. First of all, I just want to say that it was indeed really to see very young people like you taking such a great interest in the women leadership. So tell me, first of all, this thing that it's your first time, I have been told. So how do you feel over here?
Well, I think it's just been such a great honor to be here and a wonderful privilege. I've been surrounded by such inspirational people and being inspired by all the incredible works and the accomplishments that people have done and have presented. And I hope to take lots of the learnings. There's still so much to learn and to do. But besides that, I think it's just been a wonderful experience to be not just a participant but directly involved and to meet so many people who are just very passionate about DRR. Yeah. And DRR is the one thing which is really the concern for the kind of disasters which we are getting on the globe, on the Asia Pacific continent. And how do you feel that the vulnerability is increasing day by day? So we need to check it. So what role you see the young people can play in DRR? That's a really good question. I think the young people often are some of the most vulnerable people. We are exposed to a lot of vulnerable people, especially women or people with disabilities. So I think it's our role as young people to help push these people and these vulnerable people into the forefront and create and innovate new ideas to help help with DRR. Yeah, when we say DRR, the COVID is the one first thing which comes into our mind. And for the last 3 years, the people have been suffering, the communities have been suffering, the countries have been suffering, and the business has gone haywire. Such a great impact, no one has seen. So, what do you feel? Now it has been checked, but awareness, many things which are required, which the communities must inculcate within themselves. Yes, yeah, absolutely. I think one of the key points that I've taken away from the conference is that disasters are an inevitability. We can ignore them, but they are going to happen. So being prepared for them, and just preparedness was really some of the most crucial things in this whole conference. Yeah. So, do you have any more plans to initiate more awards in this direction or other direction? I really hope so. We're going to continue in my company, SM Prime, to, promote women in leadership roles. However, we are very passionate about DRR. Philippines as a country is very susceptible to disasters. I believe at the moment it's the third most at-risk country for natural disasters. So we do want to play our part, not just on the ground, but also to inspire other large corporations in the Philippines and in the Asia-Pacific region to take part in this. So, Jessica, we hope that we meet again in Egypt in COP27 in November. Unfortunately, I won't be able to make that one, but we will be sending some representatives from the Philippines, so I hope you look out for them. Yeah. Thank you very much. Great. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much. So this was Jessica Sai. I'm a woman leader, a young woman leader we were talking with. Thank you very much.